हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रिलियंट नर्सिंग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो आइए देखते हैं नर्सिंग का सिलेबस क्या क्या है। नर्सिंग के फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ने होते हैं 2 सेमेस्टर, फर्स्ट एंड सेकंड। दूसरी ईयर में आपको पढ़ने होते हैं थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर। तीसरी ईयर में पढ़नी होती है आपको फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर। एंड चौथी ईयर में आपको पढ़ने होते हैं, मतलब फाइनल ईयर में आपको पढ़ना होता है सेवन्थ एंड एट्थ सेमेस्टर। नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसमें आपको पढ़ना होता है जनरल साइंस, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, अप्लाइड फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, अप्लाइड साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट। देन काफ़ी सारे लोगों को डाउट होता है कि इनके मार्किंग सिस्टम कैसे होते हैं, इनमें नंबर कितने कितने होते हैं। तो आप जान लो, जनरल साइंस के लिए 25 नंबर होते हैं इंटरनल और कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। कम्युनिकेटिव इंग्लिश के अंदर भी सेम। अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए आपको कॉलेज के अंदर एक एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको 25 नंबर का एग्ज़ाम होगा वो, और यूनिवर्सिटी के द्वारा एक एग्ज़ाम लिया जाएगा 75 नंबर्स का। अप्लाइड सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी के लिए भी सेम, मतलब कि आपके फर्स्ट ईयर में 2 एक्सटर्नल एग्ज़ाम होंगे और 3 इंटरनल एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है। नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर आपको प्रैक्टिकल भी होता है। ठीक है, मतलब नर्सिंग फाउंडेशन का टोटल वेटेज आपको कॉलेज से है 50 मार्क्स का। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं अप्लाइड एनाटॉमी एंड अप्लाइड फिजियोलॉजी का सिलेबस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एनाटॉमी के बारे में। तो एनाटॉमी के अंदर आपको पढ़ना होता है एनाटॉमिकल टर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सेंसरी सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल, मस्कुलर सिस्टम, रीनल, रिप्रोडक्टिव एंड नर्वस सिस्टम के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। दूसरा है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर आपको क्या पढ़ाई करनी है भाई? तो जनरल फिजियोलॉजी को पढ़ना है, रिस्पायरेटरी सिस्टम को पढ़ना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ना है, सर्कुलेटरी लिम्फेटिक सिस्टम को पढ़ना है, एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ना है, सेंसरी सिस्टम को पढ़ना है, मस्कुलोस्केलेटल, रीनल, रिप्रोडक्टिव एंड नर्वस सिस्टम के फिजियोलॉजी को पढ़ना है। सबसे पहले आप जान लो कि एनाटॉमी के अंदर आपको जानना है कि वो चीज़ें हैं क्या, और फिजियोलॉजी के अंदर जानना है कि उन ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन वो कैसे करते हैं, उनके अंदर क्या डिमेरिट होती है, अगर उनके फंक्शन में कोई दिक्कत आती है तो उनके अंदर क्या डिजीज उत्पन्न हो सकती हैं। इसके बारे में आपको जानकारी फिजियोलॉजी में दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एनाटॉमी के फर्स्ट टॉपिक के साथ, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। उससे पहले हम लोग जानेंगे एनाटॉमी क्या होती है भाई। तो जैसे कि आप समझ रहे हो कि इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी आपको क्या क्या पढ़ाई करनी है। सबसे पहले आपको जानना है एनाटॉमिकल टर्म्स कौन कौन है, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती हैं, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू पोजीशन कौन कौन है, एनाटॉमिकल प्लेन्स क्या हैं, सेल स्ट्रक्चर, कार्टिलेज, लैंडमार्क्स, बॉडी के अंदर कौन कौन से लैंडमार्क्स हैं, एंड लास्ट में हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अप्लाइड एनाटॉमी क्या होता है। तो एनाटॉमी वर्ड का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी वर्ड का मतलब होता है, अगर आप इसको ब्रेक करते हो तो आपको एक वर्ड मिलेगा एना। एना का मतलब होता है टू सी। टोमी, आपको पता है कि मेडिकल साइंस के अंदर टोमी वर्ड का मतलब क्या होता है भाई? तो कटिंग। ठीक है, मतलब कि आपको कट करके देखना है, पर किस चीज़ को कट करके देखना है? कि आपको प्लांट को कट करके देखना है, कि आपको एनिमल को कट करके देखना है? आपको ह्यूमंस को कट करके देखना है। ह्यूमंस को कट करने के लिए जो टर्म है मेडिकल साइंस में, उसे हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। ठीक है, तो वैसी ह्यूमन बॉडी जो कि मेडिकल कॉलेज के अंदर होती हैं, प्रिजर्व करके होती हैं, उनको कट करके या उनका डाइसेक्शन, आप एनाटॉमी को दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो? डाइसेक्शन। डाइसेक्शन करके आप देखोगे कि उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उनके अंदर के फंक्शन स्ट्रक्चर कैसे हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। तो चलिए एनाटॉमी, सबसे पहले आप इसका एक बेसिक सा डेफिनेशन जो कि आपको हमेशा याद होना चाहिए। एनाटॉमी क्या होता है भाई? एनाटॉमी इज ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस in which we do dissection or cut and proper observe is called anatomy। ठीक है,
अब इसका एक टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं। एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ अ स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी, रिलेशनशिप बिटवीन इट्स वेरियस पार्ट्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से समझिए, अ स्टडी ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसको कट करना पड़ेगा, तो उसी ब्रांच को हम लोग कहते हैं एनाटॉमी। ठीक है। कैडवर क्या होता है? कैडवर क्या होता है भाई? प्रिजर्व्ड ह्यूमन बॉडी, प्रिजर्व्ड ह्यूमन बॉडी इन मेडिकल कॉलेजेज। विथ एनओसी, एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ऐसी ह्यूमन बॉडी जो मेडिकल कॉलेज के अंदर प्रिजर्व करके रखी जाती है, जिनको स्टूडेंट्स डायसेक्ट करके कट करके उनके स्ट्रक्चर को समझते हैं, इंटरनल ऑर्गन के स्ट्रक्चर को समझते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कैडवर। कैडवर दिखता कैसा है भाई? कैडवर ऐसा दिखाई पड़ता है। इस बॉडी को फॉर्मलिन के अंदर प्रिजर्व करके रखा हुआ है और इसको स्टूडेंट्स डायसेक्ट करके कट करके देखेंगे कि इसके अंदर का पार्ट कैसा है। आगे हम लोग बात करेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में। अब अगर आपको एक बॉडी दी जाती है, अगर आपको उस बॉडी को ऑब्जर्व करना है, तो आप कैसे ऑब्जर्व करोगे? अगर हेल्दी बॉडी है, बीमार बॉडी, आप उसको कैसे ऑब्जर्व करोगे? बॉडी को ऑब्जर्व करने का क्या तरीका होता है नर्सिंग में? तो समझिएगा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि जो बॉडी होगी वो कैसे होगी? इरेक्ट, मतलब बिल्कुल सीधी। ठीक है। आइज़, उस बॉडी के आइज़ किधर पॉइंटेड होंगे? फॉरवर्ड। उसके हैंड कैसे होंगे? साइड वाइज, न ऊपर न नीचे, न दाएं न बाएं, बिल्कुल साइड में लटकते हुए। ठीक है। हैंड किधर होंगे? साइड में। नेक्स्ट पाल्म, उनके पाल्म्स कैसे होंगे? फॉरवर्ड फेसिंग होंगे। ठीक है। ठीक है। फीट टुगेदर, ना आगे न पीछे। टोज जो होंगे वो आपके होंगे कैसे? फॉरवर्ड। इसी पोजीशन में आपको एक बॉडी को इमेजिन करना है। अगर कोई कहे कि किसी बॉडी को एनाटॉमिकल पोजीशन में, या अगर आपको कोई कहे कि आप एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो जाओ, तो ये होता है आइडियल एनाटॉमिकल पोजीशन, जिस पोजीशन में आप किसी बॉडी को ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल पोजीशन के बारे में। जैसे अगर कोई पेट के बल लेटा हुआ है, प्रोन पोजीशन। अगर कोई पीठ के बल लेटा हुआ है, सुपाइन पोजीशन। इंपॉर्टेंस, प्रोन पोजीशन इंपॉर्टेंट होता है आपके बैक के अंदर एग्जामिनेशन करने के लिए। सुपाइन पोजीशन बेली रीजन में एग्जामिनेशन करने के लिए, थोरेसिक रीजन में, अपर थोरेसिक रीजन में एग्जामिनेशन करने के लिए। अगर कोई दाएं करवट लेकर लेटा हुआ है तो राइट लेटरल रिकम्बेंट, अगर कोई बाएं लेकर बैठा हुआ है तो लेफ्ट लेटरल रिकम्बेंट। ये इस वाले रीजन के एग्जामिनेशन के लिए और बैक के लिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उसको इस पोजीशन में लेटाया जाता है, जिसमें कि उसका 45 डिग्री के एंगल के साथ वो बैठा हुआ है, उसे हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड पोजीशन। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है टेंडरबर पोजीशन, जो कि सर्जरी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आप उस पेशेंट के बेड को हेड से डाउन करते हो और वो कम से कम 45 डिग्री के एंगल तक डाउन करते हो, जिससे कि बॉडी का सारा फ्लूइड जो होता है वो बॉडी के अपर पार्ट में एकुमुलेट होने लगता है, और लोअर पार्ट सर्जरी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ये लिथोटॉमी पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पोजीशन आइडियल होता है बेबी डिलीवरी के लिए। तो लिथोटॉमी पोजीशन का इंपॉर्टेंस क्या चाहिए भाई? लिथोटॉमी पोजीशन में आपको सबसे पहले ये चीज़ को नोटिस करना है कि जो पेरिनियम होता है वो कैसा होगा? ओपन। और आपको 3 पोर्स नज़र आने चाहिए। इस रीजन को हम लोग पेरिनियम कहते हैं। पेरिनियम क्या होता है भाई? एरिया बिटवीन द थाइज। और यहाँ पर 3 पोर्स आपको दिखाई पड़ने चाहिए। फर्स्ट पोर होगा यूरेथ्रा का, सेकेंड पोर होगा वेजाइना का, और थर्ड पोर होगा एनल कैनाल का। ये पोजीशन इंपॉर्टेंट होता है आपके पेरिनियम की जगह को एग्जामिनेशन करने के लिए।
और बेबी डिलीवरी के लिए इसको आइडियल पोजीशन माना जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं एनाटॉमिकल और या फिर कार्डियल प्लेन्स के बारे में। तो जैसे कि फर्स्ट नंबर हम लोग बात करेंगे सेजाइटल प्लेन के बारे में या फिर मिड सेजाइटल प्लेन के बारे में, दूसरा वर्टिकल या फिर सेजाइटल प्लेन के बारे में, तीसरा ट्रांसवर्स प्लेन के बारे में, चौथा कोरोनल और या फिर फ्रंटल प्लेन के बारे में, पांचवा ऑब्लिक प्लेन के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग मिड सेजाइटल प्लेन किसको कहते हैं। ऐसा प्लेन जो कि बॉडी के बीच से पास करता है और वो बॉडी को लेफ्ट और राइट इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। कैसे में? इक्वल हाफ में, उसे हम लोग कहते हैं मिड सेजाइटल प्लेन। अ प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ बॉडी डिवाइडिंग इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स, इसको कहते हैं हम लोग मिड सेजाइटल प्लेन। दूसरा हम लोग देखेंगे सेजाइटल प्लेन या फिर वर्टिकल प्लेन के बारे में। तो ऐसा प्लेन जो आपकी बॉडी को वर्टिकली या फिर वो पैरेलल होता है सेजाइटल प्लेन के, मतलब कोई भी प्लेन जो कि सेजाइटल प्लेन के पैरेलल हो और आपके बॉडी को दो हाफ में डिवाइड कर रहा हो, इक्वल से इंपॉर्टेंट नहीं है, आइदर लेफ्ट साइड या फिर आइदर राइट साइड ऑफ मिड सेजाइटल प्लेन के जो पैरेलली जो प्लेन क्रॉस करता है उसे हम लोग कहते हैं सेजाइटल प्लेन। तीसरा हम लोग बात करेंगे ट्रांसवर्स प्लेन के बारे में। तो ऐसा प्लेन जो कि बॉडी को अपर एंड लोअर हाफ में डिवाइड करता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। और ये प्लेन जो होता है वो मिड सेजाइटल प्लेन के ऊपर 90 डिग्री को क्रिएट करता है। ये हो गया आपका मिड सेजाइटल प्लेन, ये हुआ ट्रांसवर्स प्लेन, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और ये डिपेंडेबल नहीं है कि इक्वल हाफ में होना चाहिए। ट्रांसवर्स प्लेन आपका यहाँ से ही पास कर सकता है, यहाँ से ही पास कर सकता है, यहाँ से ही पास कर सकता है, बस ये बॉडी को अपर एंड लोअर पार्ट में डिवाइड करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोरोनल या फिर फ्रंटल प्लेन के बारे में। तो ऐसा प्लेन जो कि बॉडी को साइड वाइज बॉडी के अंदर इंटर करता है और बॉडी को एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड कर देता है। मतलब कि एंटीरियर का मतलब क्या हो जाएगा? आगे का रीजन, पोस्टीरियर मतलब पीछे का रीजन। इसको मैंने एक और टर्म से बताया था, एंटीरियर का मतलब क्या होता है? वेंट्रल, पोस्टीरियर का मतलब क्या होता है? डोर्सल। डोर्सल साइड में डिवाइड करता है। अ वर्टिकल प्लेन एट द राइट एंगल टू द मिडिल प्लेन डिवाइडिंग द बॉडी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑब्लिक प्लेन के बारे में। तो ऐसा प्लेन जो कि पैरेलल नहीं होता है ग्राउंड के। ट्रांसवर्स प्लेन कैसे होता है? ग्राउंड के पैरेलल होता है, बट ऑब्लिक प्लेन जो होता है वो ग्राउंड के पैरेलल नहीं होता है। ट्रांसवर्स प्लेन को हम लोग टीए से ट्रांसवर्स सेक्शन भी कह सकते हो, ट्रांसवर्स प्लेन जो कि ग्राउंड के पैरेलल होता है। जबकि ऑब्लिक प्लेन जो होता है वह ग्राउंड के पैरेलल नहीं होता है, ये ग्राउंड से कुछ एंगल को क्रिएट करता है। आइडियल एंगल जनरली 45 डिग्री का होता है। और जब किसी भी बॉडी पार्ट को या फिर बॉडी को ऑब्लिकली किसी पार्ट में डिवाइड किया जाता है प्लेन के द्वारा तो उसे हम लोग ऑब्लिक प्लेन कहते हैं। अ प्लेन नॉट पैरेलल टू द ग्राउंड एंड डिवाइडिंग द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर हाफ। और ये भी ट्रांसवर्स प्लेन की तरह बॉडी को अपर एंड लोअर हाफ में डिवाइड करेगा, इक्वल नहीं। ये कहीं से भी पास कर सकता है, बॉडी के अपर रीजन से हो सकता है, लोअर रीजन का हो सकता है, और ये बॉडी को दो भाग में बस डिवाइड कर देगा। तो होप आपको एनाटॉमिकल प्लेन्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सम इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स के बारे में। मूवमेंट्स कौन कौन से होते हैं एनाटॉमी में, जैसे कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन इवर्जन क्या होता है, सुपिनेशन प्रोनेशन क्या होता है, डोर्सिफ्लेक्शन प्लैंटर फ्लेक्शन क्या होता है, एबडक्शन एंड एडक्शन क्या होता है, मीडियल रोटेशन एंड लैटरल रोटेशन क्या होता है, सर्कमडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्लेक्शन के बारे में। फ्लेक्शन क्या होता है भाई? फ्लेक्शन किसका कहते हैं? अगर कोई मूवमेंट बॉडी के मिडलाइन की तरफ हो रही है तो उसे हम लोग कहते हैं फ्लेक्शन। और फिर कोई मूवमेंट अगर बॉडी से मिड लाइन के दूर से जा रही है तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो ये बॉडी आर्म यहाँ आया, दूर गया, इसे हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन, मिड लाइन से दूर गया। और ये फ्लेक्शन देखिए मिड लाइन की तरफ आ रहा है, मतलब इसको क्या कहेंगे हम लोग? फ्लेक्शन। मतलब मिड लाइन की तरफ आएगा तो फ्लेक्शन, मिड लाइन से दूर जाएगा तो एक्सटेंशन। दूसरा हम लोग बात करेंगे इनवर्जन क्या होता है और ईवर्जन क्या होता है। जब भी आप अपने फुट को मिड लाइन की तरफ अप्रोच करते हो तो उसे हम लोग कहते हैं इनवर्जन। ठीक है, और जब आप उसको लेटरल साइड से मूव करते हो, लेटरल का मतलब क्या होता है? साइड वाइज। तो लेटरली अगर आप अपने फुट को मूव करते हो तो उसे हम लोग कहते हैं ईवर्जन। याद रखिएगा ये फुट मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है और ये हमको एग्जामिनेशन करने में होता है हेल्पफुल। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को ई वर्जन करने में पेन हो रहा है तो उसके पेन को नोटिस कर सकते हैं। अगर ई वर्जन करने में पेन हो रहा है, इनवर्जन करने में पेन हो रहा है तो उसको नोटिस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। ये आपका पाल्म का मूवमेंट होता है। अगर पाल्म आपका एंटीरियर साइड है, ऊपर की साइड है, उसे हम लोग कहेंगे सुपिनेशन। अगर पाल्म आपका डोर्सल साइड है उसको हम लोग कहते हैं प्रोनेशन। ठीक है, पाल्म के मूवमेंट को समझिएगा, ऊपर की तरफ तो सुपिनेशन, डाउनवर्ड तो प्रोनेशन।
नेक्स्ट डॉर्सिफ्लेक्शन और पेंटोफ्लेक्शन क्या जो होता है, सबसे पहले समझिए ये आपका फुट का नॉर्मल पोजीशन है। अगर आप इसको ऊपर की तरफ मूव करते हो तो इसे हम लोग कहते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन। अगर आप इसको नीचे की तरफ मूव करते हो तो इसे कहते हैं प्लांटोफ्लेक्शन। ये भी आपका फुट का मूवमेंट है, फुट का मूवमेंट। ये भी हमारे फुट के मूवमेंट को एग्जामिनेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि उस व्यक्ति को पेन कैसे हो रहा है। जैसे अगर कोई स्प्रेन है या फिर लिगामेंट के द्वारा या फिर लिगामेंट में कोई प्रॉब्लम की वजह से अगर उसको पेन हो रहा है तो वो उसको किस पोजीशन में करने में पेन कर रहा है, क्या वो डॉर्सिफ्लेक्शन करने में कर रहा है या प्लांटर फ्लेक्शन करने में कर रहा है, इसको एग्जामिन करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एबडक्शन क्या होता है और एडक्शन क्या होता है। एबडक्शन का मतलब होता है मिड लाइन से दूर। अगर मिड लाइन से कोई भी पार्ट दूर जा रहा है बॉडी का तो उसको हम लोग कहते हैं एबडक्शन, और अगर मिड लाइन की तरफ आ रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे एडक्शन। मीडियल एंड लेटरल रोटेशन क्या होता है, अगर मिड लाइन की तरफ रोटेशन कर रहे हो तो मिडियल रोटेशन, अगर मिड लाइन से दूर की रोटेशन कर रहे हो तो लेटरल रोटेशन। मतलब कि अगर आपने अपने फुट को मिड लाइन की तरफ मूव किया है तो मीडियल रोटेशन होगा, अगर आपने उसको दूर किया है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में किया है तो लेटरल रोटेशन होगा। यहाँ आप देख सकते हो मीडियल रोटेशन एंड लेटरल रोटेशन। सेम यहाँ पे देख सकते हो आपका प्लांटर फ्लेक्शन है, डॉर्सिफ्लेक्शन है, सुपिनेशन है एंड प्रोनेशन है। एग्जामिनेशन के अंदर आपको ये इमेज दी रहेंगी और आपको पहचानना होगा कि वो कौन सा मूवमेंट है, इसीलिए आप इमेज को क्लियर रखेंगे अपने ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कमडक्शन, इसको हम लोग कैसे कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मूवमेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मूवमेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मूवमेंट को कहा जाता है सर्कमडक्शन। जैसे कि एक बॉलर का मूवमेंट, अगर आप किसी बॉलर को ऑब्जर्व करते हो तो आप देखते हो उसका हाथ पहले ऊपर उठता है, टर्न करता है, फिर बॉल को थ्रो करता है, मतलब कॉम्बिनेशन मूवमेंट है। पहले वो फ्लेक्शन कर रहा है, एक्सटेंशन कर रहा है, आगे जाकर वो थ्रो कर रहा है। मतलब कि सर्कमडक्शन के अंदर आप कह सकते हो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बॉलर का मूवमेंट, या फिर आप सर्कुलर वे में अपने हैंड को मूव कर रहे हैं तो वो भी कहलाएगा आपका सर्कमडक्शन, या फिर रनिंग सर्कमडक्शन के अंदर आएगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट और एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है वो होता है आपका मूवमेंट ऑफ थंब। थंब का मूवमेंट कैसा होता है आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि यही वाली इमेज रहेगी और आपको पहचानना होगा कि वो कौन सा मूवमेंट है। जैसे कि अगर नॉर्मल पोजीशन में पाल्म आपका सुपिनेट कर रहा है आगे की तरफ तो उसको हम लोग कहते हैं रीपोजिशन। अगर आप अपने थंब से लिटिल फिंगर को टच करते हो तो कहता है ओपोजिशन, ठीक है। अगर आप थंब को थोड़ा सा मूव करते हो इनवर्ड की तरफ फ्लेक्शन, दूर करते हो एक्सटेंशन। और समझिएगा अब सुपिनेशन में नहीं है, अब पाल्म जो है आपका वर्टिकल है, तो उस कंडीशन में अगर आप थंब को अपने पाल्म से सटा करके रखे हुए हो तो एडक्शन होगा, और अगर आपने दूर कर दिया है तो एबडक्शन होगा। क्लियर, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इमेज रहेगी और आपको पहचानना होगा कि कौन सा मूवमेंट है। आइदर ये मल्टीपल चॉइस में भी आ सकता है या फिर इमेज बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, खासतौर पर नॉर्थ साइड वाले एग्जाम्स में। तो होप आपको सेशन आज का अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे और उसमें हम लोग बात करेंगे मेजर सरफेस बॉडी एंड लैंडमार्क्स के बारे में। थैंक यू।